नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाकर चलूंगा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 2 की एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। टॉपिक में आपका लेके चलूंगा ईसॉप चैप्टर है हमारे पास में 12 टैक्सेशन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, और इसके अंदर मैं आज आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि किसी भी क्लाइंट को ईसॉप कैसे सजेस्ट किया जाता है, क्यों सजेस्ट किया जाता है, ईसॉप होता क्या है, ईसॉप में किस तरीके की टैक्स की इम्प्लीकेशंस होती हैं, और अगर कभी कोई कोई आपका क्लाइंट अगर ईसॉप को ऑप्ट करता है तो उसको किस तरीके के टैक्स को फॉलो करके चलना पड़ेगा और उसको उनको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे ईसॉप के बारे में, और मैं आपको डिटेल में समझा कर चलूंगा। पहले ईसॉप के बारे में सब कुछ एक पूरा ओवरव्यू आपको दूंगा जिससे कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता हो। और दोस्तों, उसी के बाद मैं आपको वो इंपॉर्टेंट लाइंस बताकर चलूंगा इस बुक से कि ऐसी कौन सी बुक्स में इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जिनके ऊपर पॉसिबिलिटीज़ हैं क्वेश्चंस के पूछे जाने की, और उनके एग्जैक्ट आंसर्स क्या होंगे, और ये सारी कैलकुलेशन पार्ट भी मैं आज आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है हमारा ईसॉप ईसॉप कोई ऐसा पॉपुलर सा टॉपिक है जिसके अंदर कंपनीज एक ऐसी प्रैक्टिस लेकर आती हैं, और ये बड़ी फेयर प्रैक्टिस है जिसके अंदर वो एम्प्लॉयज़ के अंदर बढ़ाती हैं उनकी पार्टनरशिप को, एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करके चलती हैं कि आज वो जो भी कुछ कर चल रहे हैं, केवल उससे एक सैलरी ही उनको नहीं मिल रही। आने वाले वक्त में अगर कंपनी ग्रो करती है तो उनकी पार्टनरशिप भी उनकी पार्टनरशिप जितनी पार्टनरशिप है उसका वो शेयर भी ग्रो करेगा, और वो इस कंपनी के अंदर अपनी एक पार्टनरशिप एक शेयर होल्डिंग कर सकते हैं एक बहुत ही छोटे डिस्काउंटेड अमाउंट पर। तो कंपनी एक तरीके से उनको बोनस भी दे सकती है, पर वो बोनस ना देकर उनको ईसॉप देकर चलती है। दोस्तों, अब आपने एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, आपके पास एक बहुत ही अच्छा टैलेंट है जो आने वाले वक्त में बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिखा सकता है, और जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो, ये प्रोजेक्ट आज से 3 साल के बाद बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपका बन जाएगा, और आपके कंपनी की डिमांड, आपकी कंपनी में की ओनरशिप की डिमांड भी बढ़ रही है, आपकी कंपनी के शेयर्स की जो कि अनलिस्टेड हैं उनकी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। दोस्तों, ये लिस्टेड भी हो सकते हैं, अनलिस्टेड भी हो सकते हैं। दोस्तों, इनकी भी डिमांड है जो कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रही है। अब आप अपने उस एम्प्लॉय से ये कहते हो कि तुम मेरे पास 3 ईयर्स तक और वर्क करो, 3 ईयर्स के बाद इस कंपनी के अंदर मैं तुम्हें 3 ईयर्स के बाद मैं तुम्हें एक बोनस दूंगा। तो 3 ईयर्स तक तुम मेरे पास काम करो और 3 साल के बाद मैं तुम्हें एक बोनस दूंगा। तो आपने एक फेमस ऐड देखा होगा जिसके अंदर वो कहता है कि भाई परफॉर्मेंस तुम्हारी ब्रिलियंट है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बोनस हम तुम्हें नेक्स्ट ईयर देंगे। तो दोस्तों, ऐसी जगह पर एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। तो इस जगह पर कंपनी आती है सामने, और कंपनी आकर कोई बात कहती है कि देखो, आज हमारे पास एक एग्जाम्पल की तरह लेके चल रहा हूँ कि आज हमारी कंपनी का जो ये शेयर है इसकी जो कीमत है अभी 1500 रुपये शेयर की कीमत है। मैं शेयर आपको 200 रुपीज़ में दे सकता हूँ, तो 1300 का एक तरीके से आपको बोनस मिल जाएगा। अब हो सकता है कि आने वाले 2 साल के बाद, आज इसकी कीमत अगर 1500 है और इसकी डिमांड है, तो हो सकता है कि आने वाले 2 साल के बाद जब हमारे प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा और हमारी कंपनी भी ग्रो कर जाएगी और हमारे पास में और नए एस्पेक्ट्स निकल कर आएंगे, तब उस कंडीशन में इसके शेयर की कीमत और ज़्यादा हो जाएगी। और लेकिन तभी भी ये शेयर मैं आपको केवल 200 रुपीज़ में अवेलेबल कराऊंगा। ये 200 रुपये में शेयर आप ले सकते हो, और ये जो 200 रुपये आपने पे करने हैं ये मेरे को 2 साल के बाद पे करने हैं। आप इस ऑप्शन के लिए ऑप्ट अगर आप करना चाहो तो आप इस ऑप्शन के लिए अभी आप ऑप्ट कर सकते हो। हाँ, बस ये शेयर आपको मिल पाएगा 2 साल के बाद। उस समय इसकी जो भी कॉस्ट होगी, उस कॉस्ट पर वो उस समय इसकी जो भी कॉस्ट होगी, तो उसकी कोई फेयर वैल्यू होगी, लेकिन हम आपको 2 साल के बाद भी ये शेयर 200 रुपये में अवेलेबल कराएंगे, आपको इशू कर देंगे। तो क्या आप इसके लिए ऑप्ट करना पसंद करोगे? बाकी का जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपका है वो आपको कंपनी की तरफ से बोनस मिल गया है, तो क्या आप इसे ऑप्ट करना पसंद करोगे रादर देन गोइंग फॉर ए फिक्स बोनस जो मैं आपको आज दे सकता हूं, और ये आपका खत्म हो सकता है, खत्म हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। तो मैं आपको 1500 रुपये का शेयर 200 रुपये में देता हूँ, लेकिन मैं दूंगा आपसे 2 साल के बाद। इसकी आज की वैल्यू 1500 है, लेकिन 2 साल के बाद इसकी वैल्यू कुछ और हो सकती है, बढ़ सकती है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय को ऐसा लगता है, एम्प्लॉयर को ऐसा लगता है कि ये दोनों एक एक न्यायपूर्ण बात कर रहे हैं, एक लीगल बात करके चल रहे हैं, और ये बहुत ही जस्टिफाइड बात है। तो उस केस में एम्प्लॉय ये सोचता है कि अगर मैं इस कंपनी के अंदर काम करता हूँ
और 2 साल बाद मतलब क्योंकि जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ ये इसके ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा हैं और ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, तो 2 साल के बाद इस कंपनी की वैल्यू में एडिशन होगी और ये 1500 से ज़्यादा का एक तो शेयर बनी जाएगा। और आज मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं केवल 200 रुपीज़ में इसको ऑप्ट कर सकता हूँ। तो ये आज की डेट में मेरे को 1300 रुपीज़ का तो प्रॉफिट मुझे आज दिखा रहा है और उस वक्त पर जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट और भी ज़्यादा होगा। तो ये बात वो इसको एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि बहुत ही जस्टिफाइड सी बात है। और एम्प्लॉय की मतलब यहाँ पे देखिए ट्रस्ट वर्दीनेस बढ़ जाती है और एम्प्लॉयर को भी ऐसा लगता है कि अब ये एम्प्लॉय ज़्यादा मन से और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा और इसको हम लोगों ने प्रॉपर रिवॉर्ड दिया है और इसकी वजह से बाकी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है मोटिवेट करना अपने देखिए इंट्रिंसिक क्लाइंट्स को, क्योंकि जो भी कभी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं वो कंपनी के इंट्रिंसिक क्लाइंट्स कहलाते हैं और जो बाहर हम लोगों कंपनी के कस्टमर्स होते हैं वो उसके एक्सटेंसिव क्लाइंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक सीईओ अपने क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से अपने पास मोटिवेट कर रोक कर रख सकता है जस्टिफाइड बात करके। अब दोस्तों ये जो 2 साल का वक्त है, इस 2 साल के वक्त को वेस्टिंग पीरियड और जिस डेट को ये ऑप्शन एक्सरसाइज होना है या जिस डेट के बाद इस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जाना है इसको वेस्टिंग डेट बोलते हैं। अब दोस्तों ये वेस्टिंग पीरियड आपके पास में आता है। अब देखिए समझिएगा बात को, गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपको कोई भी बोनस मिला है, तो पहले तो आपने देख लिया एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के टर्म्स में, अब यहाँ पर गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपको कोई भी बोनस मिला है तो ये बोनस आपकी अर्निंग का पार्ट है। तो जब भी कभी कोई बोनस अगर आपको अर्निंग बोनस मिला है और ये आपकी अर्निंग का पार्ट है तो इस अर्निंग पर, इस इनकम पर आपको पे करना पड़ेगा इनकम टैक्स। तो आपने 200 रुपये की चीज़ जिसकी आज फेयर मतलब एक चीज़ 200 रुपये में आपने ली है और उसकी फेयर वैल्यू है 1500 रुपये एट द टाइम ऑफ जब आपने इसको इन्वेस्टिंग पीरियड का एंड होता है मतलब इन्वेस्टिंग डेट पर, इसकी जो फेयर वैल्यू है वो सपोज करिए 1500 है या 1800 है, कुछ भी हो सकती है। तो सपोज करिए 2000 है, तो 200 की चीज़ 200 में चीज़ को आपने लिया, 2000 रुपीज़ उसकी फेयर वैल्यू है, तो बाकी का जो 1800 है वो आपको एक तरीके का बोनस मिला है और इस बोनस के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और इसको बोनस नाम न लेकर इसका नाम रख दिया जाता है परक्यूसाइट, इसका नाम रख दिया जाता है कि ये जो परक्यूसाइट है 2000 में से 200 को आपने माइनस कर दिया, इस परक्यूसाइट के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ये आपकी बोनस इनकम के ऊपर टैक्स बन जाता है। तो यहाँ पर आप अगर इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हो तो उस 1800 के ऊपर टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो आपको लगेगा कि इससे तो कि जो भी एक एम्प्लॉय होगा वो डिस्करेज फील करेगा और शायद वो इसको ऑप्ट नहीं करेगा। लेकिन आप इस बात को ध्यान से समझो, आज आपके पास ये ऑप्शन है 2 साल के बाद किसी बोनस के लिए ऑप्ट करने का। आज आप अगर अपने एम्प्लॉयर से ये कहते हो कि नहीं नहीं आप मुझे बोनस आज दे दो, तो एक ऐसा प्रोजेक्ट जो अभी 2 साल के बाद कंप्लीट होना है या जिसके कंपनी की जो सोच है, आपकी मेहनत जो 2 साल के बाद रंग लेकर आने वाली है, उसका आपको 1800 रुपये का बोनस आज की डेट में नहीं दिया जाएगा। और अगर आपको 300 रुपये का भी बोनस दिया जाएगा तब भी गवर्नमेंट आज ही की डेट में 300 रुपये पर आपसे टैक्स ले लेगी। तो उन 300 रुपीज़ पर गवर्नमेंट टैक्स लेगी क्योंकि वो बोनस की इनकम है और बोनस की इनकम को आपकी इनकम का पार्ट माना जाता है और हर इनकम के ऊपर टैक्स आपको पे करना पड़ता ही पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये होता है कि ईसॉप के अंदर अगर आप ईसॉप ऑप्शन की तरफ नहीं जाओगे तो हो सकता है बहुत छोटा अमाउंट आपको बोनस मिलेगा और उस छोटे बोनस पर भी आपको टैक्स तो पे करना पड़ेगा। और यहाँ आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि 2 साल के बाद आप जाओगे तो जाकर आप एक बड़ा बोनस आप यहाँ पर ले सकते हो, एक बड़ी वैल्यू आपको मिल सकती है और आपकी मेहनत का वो सचमुच में एक जस्टिफाइड रिवॉर्ड होगा। अब दोस्तों आप उस वेस्टिंग डेट पर जाकर इस पोजीशन को एग्जीक्यूट कर देते हो और आपके अकाउंट के अंदर ये जो शेयर्स हैं वो क्रेडिट हो जाते हैं। अब दोस्तों जिस फेयर वैल्यू को आपने कैलकुलेट किया है, इस फेयर वैल्यू को कैलकुलेट करने का भी एक तरीका होगा और वो तरीका बहुत सिंपल सा रहेगा कि भाई जो इसकी वेस्टिंग डेट है उसके ओपनिंग प्राइस को देख लो, उसकी क्लोजिंग प्राइस को देख लो और ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस का आप एक एवरेज निकाल लो। तो ओपनिंग प्राइस का और क्लोजिंग प्राइस का वो जो एवरेज होगा हमने उसको एक फेयर वैल्यू मान लिया। अब सपोज करो ये जो आपका स्टॉक है ये 2 एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड करता है,
तो जिस एक्सचेंज पर लिक्विडिटी ज़्यादा है, मतलब जिस एक्सचेंज पर ज़्यादा वॉल्यूम में ये ट्रेड होता है, आप उसके ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस को निकाल कर आप उसका एवरेज निकाल लो। अब हो सकता है कि वो दिन एक छुट्टी का दिन हो, तो भैया उससे पहले दिन जब ट्रेडिंग हुई हो, आप उस चीज़ को कैलकुलेट कर लो। अब ये भी हो सकता है कि ये शेयर आपके पास अनलिस्टेड है। अब अगर ये अनलिस्टेड शेयर है तो एक मर्चेंट बैंकर को बुलाओ और उससे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करवा लो। तो ये एक कई इसके तरीके होते हैं फेयर वैल्यू को निकालने के। अब फेयर वैल्यू को आपने निकाल लिया, फेयर वैल्यू निकल कर आ गई। ये फेयर वैल्यू आपने परक्यूसाइट कैलकुलेट कर लिया, इस परक्यूसाइट के ऊपर आपका टैक्स बन गया। दोस्तों बात को बहुत ध्यान से समझना, आपको शेयर मिला है, जिस शेयर की ये वैल्यू है, और ये शेयर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। अभी आपके डीमैट अकाउंट में चढ़ गया और आपने 200 रुपये भी इसके पे कर दिए हैं, तो पैसा आपके पास से चला गया, मतलब इन्वेस्ट हो गया है। एक आपके पास डीमैट अकाउंट में शेयर आ गया जिसकी एक फेयर वैल्यू आपको पता है, बाकी का आपके ऊपर देनदारी बन गई है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट वो 1800 रुपये का उसके ऊपर आप टैक्स पे करो, ये आपकी टैक्स की लायबिलिटी बन गई है। तो कई जगह पर एक एम्प्लॉय ये कहता है कि मेरे को बोनस अभी मिला नहीं है, ध्यान समझिएगा, बोनस मेरे को मिला नहीं है, रियलाइज मेरा बोनस नहीं हुआ है, मुझे एक उसकी जगह शेयर मिला है जिसकी कीमत कम भी हो सकती है, और ये आने वाले वक्त में कभी जाकर मैं इसको एक्सरसाइज कर पाऊंगा, तो मेरे को ये इसका टैक्स मैं आज क्यों पे करूं। तो ये मेरे पास टैक्स की एक लायबिलिटी बन जाएगी, और टैक्स की इस लायबिलिटी को अवॉइड करने के लिए बहुत बार ऐसा होता है, एम्प्लॉय के मन में आता है कि मैं इस ऑप्शन को ऑप्ट ही नहीं करता, और मैं इसको अगर कोई और लेना चाहता तो वो ले ले, मैं उसको सेल कर देता हूँ, मेरे को तो मेरे पैसे मिल जाएं बस। तो यहाँ पर ये बातें उसके दिमाग में आती हैं। तो गवर्नमेंट, अब देखिए, अब गवर्नमेंट मतलब जो भी टैक्स के आप मतलब टैक्स के अंदर जो भी पॉलिसीज बनाते हैं, तो मतलब आईसीआई जो है वो जब भी कभी कोई ऐसी एक बॉडी होगी जो कैलकुलेट करके चलती है इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाए, इनकम टैक्स कैसे इम्पोज किया जाए, तो बहुत ही जस्टिफाइड बातें वो लोग किया करते हैं। तो यहाँ उन्होंने एक बात और निकाली कि कहते हैं कि कुछ ऐसे एलिजिबल स्टार्टअप होंगे, और देखो मैं आपसे कह रहा हूँ स्टार्टअप, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है स्टार्टअप्स को प्रमोट करना, तो ऐसे कुछ एलिजिबल स्टार्टअप्स होंगे जिन एलिजिबल स्टार्टअप्स के पास में एक बहुत ही जेन्युइन ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनको रिटेन करना एम्प्लॉयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए। बस केवल टैक्स पे करने के लिए वो मना नहीं कर रहा है, पर तुरंत टैक्स पे करना उनकी सैलरी के ऊपर ऑलरेडी एक बर्डन होगा, क्योंकि अभी के अभी वो धीरे धीरे उनको सैलरी इतनी मिल नहीं पा रही है, और यहाँ पर एकदम से टैक्स का बर्डन भी आ गया। तो ये जो टैक्स का बर्डन है, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको जिस डेट में, जिस ईयर में ये परक्यूसाइट बना, ये बोनस आपका बना, आप इसको डिक्लेयर कर दो कि इस ईयर मेरे को इतना बोनस मिला है, आप इसे डिक्लेयर कर दो। डिक्लेयर करने के बाद टैक्स को जो आपके पास में कैलकुलेट कर लिया जाएगा, आपको इसको हटाकर आपने टैक्स अभी पे कर दो, इसका जो टैक्स बनता है वो आप इसे बाद में पे कर सकते हो। अब बाद में आप इसे कब पे कर सकते हो, ये मैं आपको आज की क्लास के अंदर बताऊंगा। किस रेट पर आपके ऊपर टैक्स लगेगा, ये भी मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा। कैसे इस टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है, ये भी मैं आपको आज की क्लास में समझाऊंगा। तो बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने इस टैक्स को पे करना है। इस टैक्स को जब आपने पे करना है, डेफर मतलब कुछ समय के बाद पे करना है। अब इस टैक्स को दो तरीके से पे किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले तो इस टैक्स को आपका जो एम्प्लॉयर है आपकी सैलरी में से डिडक्ट कर ले, कुछ कुछ पोर्शन कर ले, या एक बार डिडक्ट कर ले। और कई बार आप लोगों ने लोगों के मुंह से सुना होगा कि यार वो ना अभी ये जो मेरी सैलरी है ये ना अभी टैक्स में कट गई है, तो मतलब बेसिकली इस मंथ की सैलरी नहीं आ पा रही, ये ना टैक्स में कट गई, ऐसा कुछ आपने कई बार लोग सुना होगा कि मेरी हाफ सैलरी टैक्स में कट गई है, ये इतनी सैलरी में से मेरा टैक्स कट गया है, ऐसा कुछ आपने सुना होगा। तो इनको सोर्स पर ही डिडक्ट कर लिया जाए, मतलब एम्प्लॉयर इसको डिडक्ट कर ले, ये पार्ट सबसे पहला पार्ट बनता है। तो एम्प्लॉयर अगर इसको डिडक्ट करके चलेगा, तो एम्प्लॉयर किन कंडीशंस में डिडक्ट कर सकता है, और अगर एम्प्लॉय वॉलेंटरली सामने आता है और कहता है कि इस टैक्स को मैं खुद पे कर देता हूँ, तो एम्प्लॉय भी इस टैक्स को पे कर सकता है। तो क्या वो लास्ट डेट होती है और कब तक इसको डेफर किया जा सकता है, इन इवेंट को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब इतना पार्ट तो हमारी समझ में आ गया। अभी आपके लिए एक नॉर्मल शेयर है, नॉर्मल शेयर आपके अकाउंट में पड़ा है। अब गवर्नमेंट ने एक आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को फेयर वैल्यू मान लिया है, लेकिन क्या होता है कि ओवर द पीरियड टाइम अभी तक आप जो इनकम दे चुके हो, वो इनकम आपने दी है अपने बोनस पर। अब ये शेयर आने वाले वक्त में और ग्रो करता है, और ग्रो करता है, और ग्रो करता है, और फाइनली आप क्या करते हो, आप इसको बेच देते हो।
तो जब आप इस शेयर को सेल करते हो तो उस फेयर वैल्यू जिसको आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहा था, और जब आप इसको सेल करोगे जिसको कॉस्ट ऑफ कंसीडरेशन कहा जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ कंसीडरेशन के बीच में भी ये गैप होगा। तो इस गैप की वजह से, मतलब ये जो इन दो के बीच का गैप है, इन दोनों गैप को बोला जाएगा आपका कैपिटल गेन, और इस कैपिटल गेन के ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इस कैपिटल गेन के ऊपर आप जो टैक्स पे करते हो उस टैक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सब भी मैं आज की क्लास में आपको समझाऊंगा। तो मैं उम्मीद करके चलता हूं कि अब आपको ईसॉप के बारे में बहुत कुछ आइडियाज लग चुके हैं। अब आप ये जानना चाहते हो कि इसकी कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं और क्या इसके अंदर वो इंपॉर्टेंट लाइन्स है जिनके ऊपर क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो ये मैं आपको अच्छी क्लास में समझाता हूँ। थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एम्प्लॉयज का स्टॉक ऑप्शन प्लान ईसॉप कहलाता है। एम्प्लॉयज को राइट मिलता है कि वो सर्टेन नंबर ऑफ सिक्योरिटीज को एम्प्लॉयर कंपनी से डिस्काउंटेड प्राइस पर परचेज कर सकते हैं, मार्केट प्राइस से सस्ते प्राइस पर। इससे इंश्योर होती है हायर लॉयल्टी, मोटिवेशन मिलता है एम्प्लॉयज को काम करने के लिए, और ये कॉन्फर करते हैं एक राइट पर। ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है किसी एम्प्लॉय की कि वो इसको ऑप्ट ही करे। आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप परचेज कर सकते हो शेयर्स को और एक्सरसाइज कर सकते हो एक वेस्टिंग पीरियड के बाद। ये जो वेस्टिंग पीरियड है, ये जो एम्प्लॉय को वेट करना पड़ेगा इसके लिए, मतलब इस शेयर्स को बाय करने के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया एक टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। अपॉन वेस्टिंग ऑफ ऑप्शंस एम्प्लॉय चाहेगा तो अपने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता है, और प्री डिटरमाइंड प्राइस पर, जैसे कि मैंने 200 रुपए का एग्जांपल आपको दिया था, तो प्री डिटरमाइंड प्राइस पर अपने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता है। और ये उसके ऊपर, मतलब ये उसका एक राइट है, उसकी एक ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर उसको लगता है कि उसको लिए सूट नहीं करता तो वो मना भी कर सकता है। एक मोटिवेशन टूल की तरह काम करता है एम्प्लॉयज के लिए जो ओन करते हैं एक स्टेक कंपनी में। वो इससे रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं और कंपनी की परफॉर्मेंस के अंदर पार्टिसिपेट कर कर चलते हैं। एम्प्लॉयर रिटेन कर पाते हैं टॉप टैलेंट को और एश्योर कर पाते हैं राइट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अपनी काम पर। ये जो ईसॉप है स्टार्टअप्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये ह्यूज सैलरीज को अफोर्ड नहीं कर पाते इनिशियल फेज में। तो ये इनिशियल स्टार्टअप्स के लिए ही सबसे ज़्यादा रहता है, लेकिन मतलब बड़ी कंपनी आज भी इसको ईसॉप को करती हैं। मतलब जैसे कि मेरे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपने क्लाइंट को ये भी सजेस्ट किया, क्लाइंट को सजेस्ट किया था, तो उन्होंने तो मतलब काफ़ी इंफोसिस कंपनी से भी ईसॉप में शेयर्स को लिया हुआ है। दोस्तों, एम्प्लॉय आपके पास में कोई भी चेंज नहीं करते, चार्ज नहीं करते एट द टाइम ऑफ ऑफरिंग ईसॉप। मतलब जब ईसॉप ऑफर किया जाता है उस समय आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाता। लॉक इन पीरियड जो जनरली होता है, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स हैं तो 1 साल से ज़्यादा का इसका लॉक इन पीरियड होता है, जिस डेट पर एम्प्लॉय इसको एंटाइटल होता है कि अपने इस राइट को एक्सरसाइज कर सके, इसको हम लोग वेस्टिंग डेट बोलते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आगे चलेंगे। एक एग्जाम्पल इसमें समझाया गया है कि अप्रैल 1 2016 में किसी XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ग्रांट किया ईसॉप अपने एम्प्लॉय मिस्टर ए को कि वो 1000 शेयर्स को 100 रुपीज पर शेयर पर परचेज कर सकते हैं। मतलब 10,000 रुपीज में शेयर को परचेज कर सकते हैं, सॉरी 1 लाख रुपीज में शेयर को परचेज कर सकते हैं। और डेट ऑफ वेस्टिंग रखी गई 1 अप्रैल 2020। तो मतलब आप ये देखिए 1 अप्रैल 2016, मतलब 1 अप्रैल 2016 में कंपनी ने ईसॉप के लिए एक ऑप्शन लेकर आती है, और 1 अप्रैल 2020 को ये ऑप्शन आपका एक्सरसाइज होगा। तो इसकी जो वेस्टिंग डेट है वो 1 अप्रैल 2020 होगी। मतलब 1 अप्रैल 2020 को या इसके बाद अगर आप चाहो तो आप अपने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हो, और ये आपके पास में कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको बताया कि टैक्स इम्प्लीकेशंस, तो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स भी कोई भी कंपनी रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर पेइंग सैलरीज टू द एम्प्लॉयज, और वो डिडक्ट करती है टैक्स एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सच सैलरी एट द रेट ऑफ एवरेज टैक्स। ये आपको पता ही है। और डेफिनेशन सैलरी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, और आपके पास में परक्यूसाइड भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। अब मैं परक्यूसाइड में ही आपको लेके आ रहा हूँ। तो फर्स्ट टैक्स इंस्टेंस आपका बनता है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो जब भी कभी कोई एम्प्लॉय अपने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा तब उस समय मार्केट में उस शेयर की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है, उस फेयर मार्केट वैल्यू का और जितना भी उसने पे करा है उनके डिफरेंस को कैलकुलेट किया जाएगा, और इस कैलकुलेट को हम लोग परक्यूसाइड बोलते हैं। और ये परक्यूसाइड आपका टैक्सेबल होता है, जैसे कि बोनस हो गया। अब फेयर मार्केट वैल्यू शेयर की कैसे कैलकुलेट की जाती है और इसको हम आगे आपके पास में आपको समझाते हैं। और डिटरमाइन कैसे की जाती है फेयर मार्केट वैल्यू, तो इसके अंदर सबसे पहले तो फेयर मार्केट वैल्यू को निकाला जाएगा, फिर उसके बाद कैलकुलेट किया जाएगा। तो फेयर मार्केट वैल्यू को
कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सिनेरियो क्या बनते हैं कि जब ये एक ही स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, जैसे कि बीएसई पर आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो एनएससी के ऊपर लिस्टेड नहीं है, तो यहाँ हम देखेंगे कि एवरेज प्राइस निकाला जाएगा ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस का, उसको मतलब एवरेज प्राइस हम लोग बोलेंगे और ये आपकी फेयर मार्केट वैल्यू कहलाती है। अगर दोनों एक्सचेंज पर लिस्टेड है तो जहाँ पर आपका एवरेज प्राइस तब उस एक्सचेंज का निकालोगे जहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम इसका ट्रेड होता है। अच्छा, अगर आपका जिस दिन ये ईसॉप की एक्सरसाइज रखी गई है उस दिन स्टॉक एक्सचेंजेस अगर बंद है, तो स्टॉक एक्सचेंजेस अगर उस दिन बंद है तब उस जगह पर हम लोग ये देख के चलेंगे, मतलब ईसॉप जब हम डेट ऑफ एक्सरसाइज करेंगे ईसॉप में, तब उस कंडीशन में हम देख के चलेंगे कि क्लोजिंग प्राइस किसी शेयर का, ध्यान से समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग प्राइस किसी शेयर का उस समय पर जो कि इससे पहले की जो भी क्लोजेस्ट डेट थी इस डेट से पहले, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करके चलेंगे शेयर का स्टॉक एक्सचेंज पर रिकॉर्ड, और उस एक्सचेंज पर देख के चलेंगे जहां पर इसका हाईएस्ट वॉल्यूम था। और कई बार ऐसा होगा जब शेयर्स नहीं लिस्टेड होंगे किसी एक्सचेंज के ऊपर, तब उस कंडीशन में आपका एक मर्चेंट बैंकर इसको कैलकुलेट करेगा ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ईसॉप, या ऐसी किसी भी डेट के लिए जिस दिन की इसको कैलकुलेट किया गया होगा, पर ये डेट कभी भी 180 डेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये वो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो अभी तक मैंने आपको बताई हैं, इनके ऊपर से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इनके पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। दोस्तों इनको मर्चेंट बैंकर इन वैल्यूज़ को डिटरमाइन कर चलता है। अच्छा, फिर उसके बाद आप इन दोनों स्टेप्स को डिफरेंस निकाल देते हो, इन स्टेप्स का जो भी डिफरेंस होता है नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एक तरीके का बोनस आपको मिला है। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर समझाया गया है कि एबीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, उसने इशू करा है ईसॉप मिस्टर बी को ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और वैल्यू ऑफ पर की साइड हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। अब देखते हैं कैसे, कि ईसॉप को ग्रांट किया गया है 1/4/2018 और वेस्टिंग पीरियड है 1/4/2018 से 31/3/2020, मतलब 31/3/2020 को ये चाहें या इसके बाद तो अपने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ईसॉप रखी गई है 10/5/2020। ओके, ये वेस्टिंग पीरियड है 31/3/2020, लेकिन 10/5/2020 को आपके पास में डेट ऑफ एक्सरसाइज, मतलब इस डेट को इसको ऑप्शन को एक्सरसाइज किया गया है। अच्छा, अब देखिए फेयर मार्केट वैल्यू, ये देखिए वेस्टिंग पीरियड मतलब वेस्टिंग डेट तो आपके पास ये 31/3/2020 होगी, लेकिन जिस डेट को इन्होंने एक्सरसाइज करा वो है 10/5/2020 है। अब फेयर मार्केट वैल्यू 31 मार्च को कैलकुलेट की गई और फेयर मार्केट वैल्यू 10 मई को कैलकुलेट की गई। तो अब इसको आप जरा समझ के चलो, 10 मई मतलब जिस दिन इसको एक्सरसाइज किया गया उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू 6500 है, और जिस दिन ये वेस्टिंग पीरियड आपके पास में एंड होता है उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू 6000 है। तो अब आप खुद सोच के बताओ कि आपको फेयर मार्केट वैल्यू कौन सी आपको पे करनी, मतलब कौन सी फेयर मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप जस्टिफिकेशन की बात करते हो कि 10 मई 2020 को इस पर्सन ने इसको अगर ऑप्ट किया तो ये जो डेट थी उस दिन 6500 थी, तो ये फेयर मार्केट वैल्यू को हम 6500 ही कंसिडर कर चलेंगे। उसने 100 ऑप्शंस उसने लिए, मतलब 100 शेयर्स उसने लिए हैं, और उसने जो कॉन्ट्रीब्यूट किया है, मतलब उसने जो पे किया है वो 500 रुपीज़ उसने पे करे हैं। तो ये 500 और ये 6500, इन दोनों का जो गैप है वो है आपका 6000। इस 6000 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसको जो एक तरीके का बोनस मिला, ये जो परक्यूसाइड मिली है वो उसको 6 लाख रुपीज़ की मिली है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों इसी में आपको आगे बताया गया है कि मिस्टर राहुल एक MNO प्राइवेट लिमिटेड में वर्क करते हैं, उनको ईसॉप मिला है 1/6/2018 को कि वो परचेज कर सकें 1000 शेयर्स, डिस्काउंटेड प्राइस है 500 पर शेयर पर। तो इम्पॉर्टेंट है कि उनको 1/6/2018 को एक ईसॉप मिला है, 1000 शेयर्स का ईसॉप मिला है, डिस्काउंटेड प्राइस है 500 पर शेयर का, और वेस्टिंग पीरियड है इनका 1/6/2018 से 31/3/2020। उन्होंने एक्सरसाइज किया अपने इस ऑप्शन को 31/3/2020 को, और फेयर मार्केट वैल्यू शेयर की सेट डेट पर 7000 थी NSE पर और 7500 थी BSE पर, जबकि हाईएस्ट वॉल्यूम आपका देखा गया BSE पर। तो आप जो वैल्यू लेके चलोगे फेयर मार्केट वैल्यू वो 7500, आप BSE की वैल्यू को कैलकुलेट कर चलोगे। कंपनी ने अलॉट किए हैं 1000 शेयर्स 30/4/2020 को। फेयर मार्केट वैल्यू शेयर्स की अलॉटमेंट के समय पर 6000 थी NSE पर,
और 6500 थी BSE पर। अब आपसे कहते हैं वैल्यू ऑफ परक्यूसाइट आप निकालो। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑन सेट डेट, अच्छा, और कंपनी ने अलॉट किए 1 शेयर्स ऑन 30/4/2020 को उनको अलॉट हुए। उन्होंने एक्सरसाइज कब किया? उन्होंने एक्सरसाइज किया ऑप्शन को 31/3/2020 को। तो देखो दोस्तों, जिस डेट में वो एक्सरसाइज करते हैं उस डेट की फेयर मार्केट वैल्यू के साथ कैलकुलेट किया जाता है परक्यूसाइट, उस डेट में नहीं जब कंपनी आपको शेयर्स अलॉट करती है। तो यहाँ मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। फेयर मार्केट वैल्यू शेयर्स की एट द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑप्शन इज कंसिडर्ड फॉर द वैल्यू ऑफ परक्यूसाइड, मतलब जिस डेट को आपने एक्सरसाइज किया। बट परक्यूसाइड की वैल्यू टैक्सेबल होती है इन द फाइनेंशियल ईयर जिस साल ये शेयर्स आपको अलॉट होंगे। तो ये आपका मतलब कैलकुलेट तो वैल्यू उस ईयर में हो जाएगी जिस ईयर में आपने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया। पर ये बोनस आपको मिला कब है? ये आपको बोनस तब मिला है जब कंपनी ने आपके अकाउंट में इन शेयर्स को क्रेडिट कर दिया है। तो जिस ईयर कंपनी इन्हें आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगी, ये बोनस उस ईयर की इनकम आपकी माना जाएगा। तो उस ईयर में जाकर इसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ आपको 7500 फेयर मार्केट वैल्यू थी और 500 रुपीज जो आपने पे किए थे। तो सोचो 7500 के शेयर को 500 रुपीज में आपको मौका मिल रहा है खरीदने का। 7000 रुपीज हैं जो आपके इस शेयर की एक वैल्यू निकल कर आई है, और ऐसे आपने केवल 100 शेयर्स भी अगर आपने लिए हैं तो 70 लाख रुपए के आपको बोनस मिला है। और 70 लाख का बोनस जब कंपनी आपके अकाउंट में इन शेयर्स को क्रेडिट कर देगी, तब जाकर ये आपको इसके ऊपर एक टैक्स की लायबिलिटी आपकी बनती है। तो उम्मीद करके चाहता हूँ पहले क्लास के अंदर आपको परक्यूसाइट तक का अच्छे समझ में आ गया होगा। पहले आप इतना रिवीजन कर लीजिए, फिर हम इसके आगे की टॉपिक को समझ कर चलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं इसे आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।